हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है नेचुरल फिनोमेना। इससे पहले यूनिवर्स और प्लैनेट्स कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे नेचुरल फिनोमेना से। इजी टॉपिक है बट थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से उसको सुनना है और पेशेंस के साथ सुनना है, सब समझ आएगा। चलो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें दो फिनोमेनास के बारे में पढ़ना है, एक होगा लाइटनिंग और एक होगा अर्थक्वेक। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग आपने वर्ड सुना है, लाइटनिंग आपको पता भी है। इसका इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि लाइटनिंग आखिर होता क्या है, सभी को पता है। क्लाउड्स में बिजली कड़कना इज लाइटनिंग। ठीक है, ओके। अब ये लाइटनिंग एक्चुअली में हमारी जो एक साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक स्पार्क है ये एक, बट बड़े से स्केल पर है। हमने देखा है हमारे घरों में कभी कभी स्पार्क होता है ना। जब हम दो घरों में क्या मतलब, जब हम मान लो दो वायर्स को आपस में रब कर रहे हैं या कुछ मिला रहे हैं, उनको क्लोज ला रहे हैं, कांटेक्ट मिला रहे हैं, या फिर थोड़ा सा इधर उधर भी ले जा रहे हैं, तो उनमें स्पार्क होता है। ठीक है, ये स्पार्क छोटी छोटी चीजों में हो जाता है। कभी कभी ये बड़े से ट्रांसफॉर्मर वगैरह में स्पार्क हो जाता है। कभी कभी घरों में वायर्स में हो जाता है। तो लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग भी स्पार्क है, लेकिन ये बड़े से स्केल पर है। ठीक है, बड़े स्केल पर, बड़ा, क्योंकि बादल इन्वॉल्व है ना उसमें यार, आपका अर्थ इन्वॉल्व है उसमें, आपकी उसमें बादल इन्वॉल्व है, तो वो एक बड़े से स्केल पर है। अच्छा, तो अब इसको हम चार्ज के नाम से भी बोल सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या होता है जब भी लाइटनिंग होती है, यानी कि जब भी आपका स्पार्क होता है, उसमें हमेशा चार्जेस होते हैं। चार्जेस का रोल होता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सबको पता है। तो इन चार्जेस का रोल होता है, उसको हम चार्ज भी कहते हैं। जैसे मान लो बादल हैं, वो क्या हुए, उनमें लाइटनिंग हुई, अर्थ हुई, उन लाइटनिंग हो रही है। अर्थ में नहीं लाइटनिंग होती है, आई मीन बादलों में लाइटनिंग होती है, वो अर्थ तक पहुंचती है। क्या हो रहा है ये सब? ये चार्जेस का रोल है इसमें, चार्जेस ही सारा कमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या होता है, चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, उस वजह से लाइटनिंग होती है। प्रोसेस पूरा अभी हमें बाद में पढ़ना है, इससे पहले हमें पढ़ना है चार्जेस के बारे में। ठीक है, पहले चार्जेस, लाइटनिंग से रिलेटेड है चार्जेस पूरा सिस्टम, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पहले चार्ज पढ़ना। चार्ज में भी स्टैटिक चार्ज पढ़ेंगे। स्टैटिक मतलब वो चार्जेस जो मूव नहीं करते। ठीक है, स्टैटिक मतलब रुके हुए, वो चार्जेस जो मूव नहीं करते। चलो देखो, ध्यान देंगे सारे लोग मेरी बातों को। मैं क्या बोल रही हूँ उधर, कि जो अपने कंडक्टर्स होते हैं, है ना, जो मेटल्स हो गए या कंडक्टर्स, आप लगाइए, जो कंडक्टर्स हैं उसमें जब कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, वो कंडक्टर है, उसमें चार्ज आया। ठीक है, कैसे, जैसे रब करा हमने उसको किसी से, उसमें चार्ज आया। अब वो चार्ज उस कंडक्टर में रुका हुआ नहीं होता। कंडक्टर्स क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी चार्ज है, वो अपने अंदर से उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर देते हैं, अपने अंदर नहीं रखते। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर्स, क्या होता है, कंडक्टर्स में चार्जेस का फ्लो होता है, वो स्टैटिक चार्जेस उसमें नहीं होते। ठीक है, चलो अब यहां बात करेंगे सम ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रबिंग से चार्ज होते हैं। ठीक है, और वो जो चार्ज उनमें आता है, फिर वो चार्ज का नाम होता है स्टैटिक चार्ज। अभी देखो, जैसे आपका वो है कोम्ब है, आपने उसको अपने बालों पे रब किया। ठीक है, जब आप उसको अपने बालों पे रब करते हो तो आपके बाल भी चार्ज हो जाते हैं और आपका जो कोम्ब है वो भी चार्ज होता है। बालों में से इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाते हैं, कोम्ब में जाते हैं। जैसे कि मान लो ये बाल है और ये आपका कोम्ब है, तो क्या होता है जब हम इसको रब कर रहे हैं, तो इसमें से, बाल में से इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। तो अभी क्या हुआ, क्या हुआ, चार्जेस का इम्बैलेंस हो गया ना, बालों में भी और कोम्ब में भी चार्जेस का इम्बैलेंस हो गया। इसमें क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, बालों ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यानी कि पॉजिटिव, बालों में पॉजिटिव ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए ना। हर ऑब्जेक्ट में आपको याद रखना है कि न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं। पर जब हम ऐसी हरकत करते हैं कुछ, तो उसमें चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है।
ठीक है। तो इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स कोम्ब को दिए, तो अब कोम्ब के पास तो माइनस ज्यादा हो गए और अपने बालों के पास क्या हुआ, पॉजिटिव ज्यादा हो गए, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसने कोम्ब को दे दिए। ठीक है, अभी दोनों चार्ज हो गए। कोम्ब आपका कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिव चार्ज हुआ है। कोम्ब कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए ना। अच्छा, अब हम कह सकते हैं ये चार्ज है। अब जो कोम्ब में चार्ज आ गया ना, वो स्टैटिक है, क्योंकि कोम्ब आपका कंडक्टर तो है नहीं। कोम्ब आपका क्या है, इंसुलेटर टाइप है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं कराएगा। चार्जेस जो भी उसके अंदर आए हैं वो उसको फ्लो नहीं कराएगा दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अभी क्या है, कोम्ब एक स्टैटिक चार्ज वाला चीज है, उसमें स्टैटिक चार्ज है, यानी कि चार्जेस हैं उसमें रुके हुए हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कब बोलते हैं, जब उसमें उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ज्यादा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो अभी कोम्ब हमारा चार्ज है क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि रब करने से क्या हुआ, क्या हुआ, चार्जिंग हो गई। और ये स्टैटिक चार्ज है, और ये इंसुलेटर्स में होता है, कंडक्टर्स में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने अंदर से चार्ज, जो भी उसके पास चार्ज आया है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको पास कर देगा। पर इंसुलेटर जैसे कोम्ब हो गया अपना, उसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें जो भी चार्ज आया है वो अपने पास ही रखता है। क्लियर हो गई यहां तक चीजें, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहां समझेंगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ये देखो, ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है जो कि इंसुलेटर है। आपको पता होना चाहिए ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर। ठीक है, ये इंसुलेटर है ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क पर रब किया। ठीक है, मेरी बात सुनो बस, अभी ये बाद में देखेंगे। तो जो ग्लास रॉड है उसको हमने सिल्क पर रब किया। ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ है अपना, ये कोई क्लॉथ है अपना, ग्लास रॉड हम इसके पास लेकर आए। अभी क्या हुआ, ग्लास रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बोला जाता है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो ग्लास रॉड में क्या हुआ, जो भी ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सिल्क को दिए। ठीक है, तो ग्लास रॉड ने दिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं अपने, तो उसमें अब ग्लास रॉड में पॉजिटिव ज्यादा हो गए और सिल्क के पास नेगेटिव ज्यादा हो गए। ठीक है, तो इसको आपको समझना क्या है, इसको आपको याद रखना है एक चीज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क पर रब किया तो ग्लास रॉड में कौन से ग्लास रॉड कैसी चार्ज हुई, तो आप बताइए, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है ना, क्योंकि ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में दिए। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव ज्यादा हो गए ना ग्लास रॉड के पास, और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो उसके पास नेगेटिव ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब देखेंगे ये क्या चीज है। ये आपके बाल हैं और साथ में एक बलून है। ठीक है, अभी क्या हुआ, बलून और बालों को हमने रब किया। ठीक है, बलून और बालों को हमने रब किया, तो हमने देखा कि बालों में से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो वो किस में आ गए, बलून में आ गए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि देखो बाल क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ना। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव ही चार्ज होता है, ये हमने एटम में पढ़ा है ना। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रही हूं तो मैं पॉजिटिव चार्ज होंगी। मान लो तुम इलेक्ट्रॉन्स मुझसे ले रहे हो तो तुम नेगेटिव चार्ज होगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद सकते हो, देने वाला बड़ा, लेने वाला छोटा। ठीक है, ये जैसे हम बोलते हैं, तो वही चीज है, बालों ने क्या किया, दिया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उसमें पॉजिटिव ज्यादा हो गए अब, और बलून में नेगेटिव ज्यादा हो गए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अब बलून क्या है, नेगेटिव चार्ज हो गया है। ऐसा नहीं है कि बलून में पॉजिटिव नहीं है, बलून में पॉजिटिव है, क्योंकि पहले तो ये न्यूट्रल था ना। अब चार्ज होने के बाद क्या हुआ, इसमें नेगेटिव ज्यादा आ गए, तो बलून क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखो, अब क्या, अब एक कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, अब एक और समझना है। अब इस बलून को जब हम एक वॉल के पास लेके जाते हैं, और वॉल क्या है, न्यूट्रल है ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है। तो अभी क्या हुआ, जब हम अपनी उसको क्या कहते हैं, बलून को वॉल के पास लेकर के गए,
तो अब जो बलून में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, तो नेगेटिव का रोल होगा इधर, ठीक है। तो बलून में नेगेटिव ज्यादा है, ध्यान से आंख बंद करके सुनेंगे, बलून में नेगेटिव ज्यादा है और वॉल में दोनों बराबर है। तो अभी क्या होगा, नेगेटिव जो वॉल में, मान लो पहले नेगेटिव देखते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो तो रिपेल कर जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल, जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। तो यानी कि बलून में जो नेगेटिव है और वॉल में जो नेगेटिव है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं भिड़ेंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो जो वॉल में नेगेटिव चार्ज है वो तो पीछे की ओर चले गए, यानी कि वो पीछे की ओर चले गए, इधर इधर आ गए, नेगेटिव इधर आ गए, ठीक है, पीछे की ओर। लेकिन जो पॉजिटिव है क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो बलून में नेगेटिव का रोल ज्यादा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर आगे की ओर आ जाए तो इस समय क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो बलून में नेगेटिव और वॉल में पॉजिटिव आगे की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन के लिए, और वहां पे अट्रैक्शन होगा, वहां पे बलून जो है वो वॉल पर स्टिक हो जाएगा। समझे इस चीज को, खत्म, बस ये कहानी यही खत्म होती है सारी, आपको इतना समझ लेना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो क्या हुआ, अब एक और चीज समझेंगे। आपने ये चीज समझ ली कि कोई भी न्यूट्रल चीज है और कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, ये आप लिख लीजिए, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, चाहे उसमें नेगेटिव ज्यादा हो चाहे उसमें पॉजिटिव ज्यादा हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी ही रखेगा। ठीक है, अट्रैक्ट ही करता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव अट्रैक्शन हो, यानी कि चाहे वो जो ऑब्जेक्ट अपना अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रख रहा है, चाहे जैसे जो बलून है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज उसमें ज्यादा होते हैं चाहे उसमें पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, दोनों ही केस में वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करेगा। लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे अब आपके बाल हैं, ठीक है, वही प्रोसेस हमने रिपीट किया, जो आपके बाल हैं और बलून है उनको रब किया, बालों में से इलेक्ट्रॉन्स बलून में गए, बाल पॉजिटिव चार्ज हुए, बलून नेगेटिव चार्ज हुआ। अब क्या किया हमने इस केस में, इस केस में हमने क्या किया, उसी बलून को जो हमने नेगेटिव चार्ज किया था, उसी बलून को जो हमने नेगेटिव चार्ज किया था, हटा करके वहां से उसको दोबारा हम बालों की तरफ ही लेकर आए, वही बालों की तरफ, है ना, उन्हीं बालों की तरफ लेकर के आए जो हमारे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, इस बालों में तो पॉजिटिव हो गए हैं और जो बलून है वो नेगेटिव हो गया है, तो अब दोबारा हम इसको लेकर के, अब इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, अब अट्रैक्शन होगा ना, फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा इनमें। क्यों अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बलून है उसमें नेगेटिव ज्यादा है, जो बाल है उसमें पॉजिटिव ज्यादा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो यानी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये वाली चीज भी आपने यहाँ पे क्लियर करी। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लो वही बलून, सेम बलून हम लेकर के आए, यहाँ पे अलग से लिया, और ऐसा ही एक बलून दोबारा हमने रब किया, दूसरा बलून लेके आए उसको दोबारा रब किया और उसको भी नेगेटिव चार्ज करा लिया। अब जब इन दो बलून्स को हम साथ में लेकर के आएंगे तो अब ये दो बलून्स आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों ही लाइक चार्जेस हो गए, एक जैसे हो गए, और वो अब आपस में रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने क्लियर करी। अच्छा फाइन, तो यहाँ पे आपने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, if a charged body goes near a neutral body then also attraction will be there, जो हमने पहले फिगर में पढ़ा। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर हुई, ट्रांस, ठीक है ना, इस चीज आपने क्लियर कर ली। आप हो जैसे आपके अंदर भी अभी पॉजिटिव नेगेटिव है ना, आप जिस बॉटल है कोई सामने रखी है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूट्रल है अभी वो, ठीक है, जब हम रब वब करेंगे तो उसमें फिर इम्बैलेंस होगा चार्जेस का, फिर वो चार्ज हो जाएंगे, यानी कि जब हम कहेंगे कि वो उनमें इम्बैलेंस हो गया है चार्जेस का, तो मतलब ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टैटिक चार्जेस इज नॉट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी स्टैटिक वाली चीज आती है तो उसमें कंडक्टर्स नहीं होते, है ना, कंडक्टर्स क्योंकि अपने अंदर से चार्ज फ्लो करवा देते हैं।
बट ओनली इन इंसुलेटर्स, यानी कि जो स्टैटिक चार्जेस वाला केस है वो इंसुलेटर्स में ही काम करता है। इन कंडक्टर्स फ्लो ऑफ चार्जेस इज देयर, बता चुकी हूँ। इन मेटल्स एज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेटल्स हो गए, जैसे आप खुद हो गए, ये लगा लो आप खुद भी ऐसे गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना, पुअर नहीं हो, यानी कि आपके अंदर जो चार्जेस है वो फ्लो कर जाएंगे, है ना, फ्लो कर जाएंगे आप में से चार्ज। तो समझे आप कि आप भी एक कंडक्टर हो। पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, चार्ज फ्लो नहीं कर रहे, तो आप भी एक पुअर कंडक्टर नहीं हो, आप भी एक गुड कंडक्टर हो, ठीक है। ओके, मेटल की रब्ड विद क्लॉथ विद विल नॉट स्टिक टू द वॉल, हेंस इट इज सेड टू बी नॉट चार्ज्ड। अब देखो, इसका कंडक्टर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेटल की हो गई कोई, उसको जब हमने किसी क्लॉथ पे रब किया, ठीक है, की को हमने क्लॉथ पे रब किया, अब क्या हुआ, चार्ज हुई, चार्ज बेशक हुई, चार्ज की में भी चार्ज आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो बात की बात है, पर की में भी चार्ज आया, रब किया तो चार्ज आया, बट उसमें चार्ज रुका नहीं, जैसे बलून में रुक गया, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो नहीं किया, बलून में रुका हुआ था चार्ज, बट की में क्या होगा, चार्ज होने के बाद जो भी चार्जेस उसमें आए हैं वो सारे फ्लो कर जाएंगे, यानी कि ये लगा लो कि उस की में से बाहर ही निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अभी पढ़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे अभी, क्योंकि सारी चीजें गिवन है तो अब पढ़ानी जरूरी है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं उसमें से चार्जेस रुके नहीं, फ्लो कर गए एटमॉस्फेयर में, बाहर निकल गए की से, तो मतलब कि की चार्ज नहीं हुई, है ना, कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ चार्जेस का। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं फ्रिक्शन। बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रिक्शन, आपसे कहीं भी बोला जाए कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इसको आप समझोगे चार्जिंग बाय रबिंग, रबिंग वाली ही बात हो रही है, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट बताया आपको, लिख लेना, फाइन। अच्छा, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जल्दी से। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, हाउ वी विल नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। मतलब कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आपका वो है, एक 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 बॉडी है, एक ऐसा कह सकते हैं सिस्टम है, जहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि जो भी कोई बॉडी है, मान लो आपकी बॉटल हो गई, मान लो कोई रॉड हो गई, वो चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। ये पता करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट कह लो या एक कुछ भी कह लो, इलेक्ट्रोस्कोप काम आता है। देखते हैं कैसे। ओके, ये हो गया, इसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है, यूज टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट, ठीक है। अब ये जैसे ये जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ है, इसमें देखते हैं, ये जो ऊपर की ये है मेटल की डिस्क, मेटल है मतलब, आप सिंपल सी बात, ये जो एक रॉड आ रही है नीचे, ये क्या है, मेटल रॉड है, ठीक है, मेटल है ये भी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दो चीज, ये लीव्स हैं और ये गोल्ड की हैं, ठीक है, गोल्ड की हैं। और क्या है ये, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा नहीं है बहुत टाइट है और जमी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फ्लेक्सिबल सी होती है, लीव्स हैं, ठीक है, फाइन। आपने ये, इसीलिए हम इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ना है इधर, देखो, हमें जानना है कि हमारी ये जो रॉड है, हमारी जो ये बॉडी है, ये चार्ज है कि नहीं है। देखो, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, ये बॉडी को हम कहाँ पे लाएंगे, इस मेटल डिस्क के करीब लाएंगे, ठीक है। जब हम इसको मेटल डिस्क के पास लेकर आए, तो क्या हुआ, जो भी इसमें चार्ज था, हमें अभी नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि ये चार्ज था नहीं था, इसमें कौन सा चार्ज था या कौन सा नहीं था, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। जो भी इसमें चार्ज होगा वो आया होगा इसमें, मेटल डिस्क में आया चार्ज, मेटल डिस्क में आया, अब मेटल है तो अपने पास रखेगा नहीं वो चार्ज, आगे की तरफ पहुंचा देगा। तो अब मेटल से इस रॉड में आ गया चार्ज, ये भी रॉड मेटल की है तो ये भी अपने पास नहीं रखेगी, अब ये जो है उन चार्जेस को लीव्स तक पहुंचाएगी। अब जो लीव्स हैं वो, अगर उनमें जैसे चार्ज आ गया तो क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, ये पता करना है ना ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज है तो जो ये लीव्स यहाँ पर हैं, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, अरे यार, क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, ठीक है।
मान लो इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज थे ज्यादा, इसने पॉजिटिव चार्ज इसको दिए, पॉजिटिव नीचे आए, पॉजिटिव नीचे आए, आए आए, इनमें आ गए, इसमें भी आ गए। अब यहाँ हर जगह पॉजिटिव 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 ज्यादा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव लाइक चार्जेस है ना, हर जगह लाइक चार्जेस है, तो क्या होगा, लीव्स जो है रिपेल कर जाएंगी ना, एक इधर और एक इधर हो जाएगी। तो ये लीव्स जो है डाइवर्ज कर गई, रिपेल कर गई। तो इसका मतलब हमने पता कर लिया भाई, लीव्स में हरकत हुई है कोई, तो इसका मतलब, और हमेशा ये डाइवर्ज ही करेंगे, ये याद रखेंगे, हमेशा ये डाइवर्ज ही करेंगी अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ जिसको पता करना है, कुछ ले आए हम, यहाँ पे ले आए इसको, और उसके बाद हमने देखा कि लीव्स ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट चार्ज था। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखनी है, जो भी चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे होगा वही चार्ज इनमें होगा। अब खुद सोचो ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 इधर नीचे आए नहीं, और इसमें भी पॉजिटिव हो गया, तो ठीक है ना। तो वही चीज है कि मतलब ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है वही चार्ज लीव्स में आएगा, और वो डाइवर्ज कर जाएंगी, तो इसका मतलब बॉडी चार्ज थी अपनी। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये चीज हमने क्लियर करी इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप की एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन है ऐसा इसमें से, पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में से कौन है जो चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो करवा देता है। तो आप सिंपल सी बात है, आपको कहना है जो रॉड होती है उसमें वो एक कंडक्टर है, मेटल है, क्योंकि कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो अपने अंदर वो चार्जेस फ्लो करवा देगी। इसीलिए ये जो कंडक्टर है, मेटल रॉड है, ये ही एक जरिया है जहां से चार्जेस रॉड से लीव्स तक पहुंचते हैं, यानी कि इस वाली बॉडी से लीव्स तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, मेटल रॉड विल अलाउ द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट एंड द चार्जेस विल पास टू द लीव्स। मेटल रॉड जो है वो अपने अंदर से चार्जेस लीव्स को दे देगी। ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है। समझ आ गई चीज, ये इलेक्ट्रोस्कोप का समझ आ गया होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो चार्ज है तो लीव्स जो है वो रिपेल करेंगी, यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी चार्ज उस ऑब्जेक्ट में होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में जो ब्लैक कलर का बना हुआ है वही चार्ज अपना लीव्स में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ खत्म हुई। तो आपने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में भी जान लिया, तो आपने एक तरह से पूरी चार्जिंग समझ ली कि एक्चुअली में चार्जिंग है क्या। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में सबको पता होगा, स्टिल आप समझिए इस चीज को। अर्थिंग कुछ नहीं है, देखो अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, और अर्थ के अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है, और अर्थ हमारी हमेशा न्यूट्रल रहती है। ओके, अभी अर्थिंग क्या है, देखो क्या है, इसको समझेंगे। मान लो इलेक्ट्रोस्कोप जो आपका था, है ना, जो इलेक्ट्रोस्कोप था आपका, जो अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा, उस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो अपनी डिस्क बनी थी, ऊपर ऐसे डिस्क बनी, ये रॉड थी, ये डिस्क थी, है ना। मान लो इस डिस्क पे, अब ये देखो चार्ज तो है ही हमेशा, ये चार्ज तो हर ऑब्जेक्ट, मतलब चार्ज इन द सेंस कि चार्जेस उसमें हमेशा रहते हैं। अब हमने क्या किया, अपनी फिंगर को इस पे लेकर आए और टच किया, हमने अपनी फिंगर से उस ऑब्जेक्ट को टच किया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, तो क्या हुआ अब इसमें, जो भी ये जैसे एक सेकेंड, ठीक है, अभी हमने ये चीज करी, अब क्या हुआ, जो भी चार्ज इसमें थे, है ना, जो भी मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो रहे थे, तो जो भी हमने किया, अब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इसमें चार्ज आया, हमारे हाथ में चार्ज आया, और हमारे हाथ से बॉडी में आकर के पूरा यहाँ, ये जैसे ग्राउंड है, अब ग्राउंड में वो चार्ज चला गया। तो यही अर्थिंग है, सिंपल सी बात है कि ट्रांसफर हो गए चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे अपना इलेक्ट्रोस्कोप है, मान लो वो चार्ज्ड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज है वो थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, इम्बैलेंस है चार्ज का। तो क्या हुआ, जब हमने फिंगर्स की टिप से उसको टच किया, तो जो भी चार्ज थे वो इसमें आए, अपनी बॉडी में आए, और बॉडी से वो अर्थ में चले गए। तो आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि बॉडी से वो अर्थ में फ्लो कर गए। अब अपनी बॉडी जो है वो भी कंडक्टर है ना, वो भी चार्ज नहीं रखेगी अपने पास, अपने पास अगर चार्ज रखेगी तो भाई आप ऊपर फुर हो जाओगे। मतलब क्या, हमें करंट लगता है ना, हम किसी चीज को टच करते हैं ऐसी चार्ज वाली चीज को, तो हमें करंट लगता है। तो वही चीज है, अपने इसने क्या किया, फिंगर टिप ने इसमें से चार्जेस लिए और फटाफट से अर्थ में चार्ज दे दिए। ठीक है, तो यही प्रोसेस है अर्थिंग का। ठीक है,
ठीक है बहुत बोल रही हूँ ना। और ये अर्थिंग करी क्यों जाती है? जैसे ये अपना इलेक्ट्रोस्कोप था, ये अपना इलेक्ट्रोस्कोप था, तो ये अर्थिंग क्यों करी इसमें? मान लो हमने फिंगर से टिप या फिर किसी भी कंडक्टर से उसको टच करना आना है, हमने अर्थिंग का प्रोसेस इसलिए करते हैं हम मेनली कि जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो फिलहाल क्या हो रखा है, चार्ज हो रखा है ना, उसमें कोई भी चार्ज या पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गए वो ज्यादा हो रखे हैं, उसमें एक एक चार्ज उनमें से ज्यादा हो रखा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हमें न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करना है, इम्बैलेंस हो रखा है चार्जेस का, उसको न्यूट्रल करना है। तो क्या करेंगे, जो भी इसमें एक्सेस चार्ज है, जो भी इसमें एक्सेस चार्ज है, फालतू के जो चार्ज है, उसको हम अर्थ तक पहुंचा देंगे। सिंपल सी बात है। और ये जो जरिया होगा पहुंचाने का, ये एक कंडक्टर ही रहेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो होता है वो होती है अर्थिंग। फाइन। अब देखेंगे लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कैसे हो रही है। अब आपने ये सारी चीजें समझ ली, अब आपको समझना है लाइटनिंग कैसे हो रही है। देखो, आपको इसका स्क्रीनशॉट या आपको इसको नोट डाउन करना है तो उसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, पर मैं इसको एक नए पेज पर समझाऊंगी ताकि समझ आए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को, और आगे भी बढ़ा देती हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर नहीं, इतना इतना कर लो, इतना कर लो नोट डाउन। ठीक है, फाइन, इतना कर लिया नोट डाउन। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। लाइटनिंग पढ़नी है। देखो, ये अपने क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये हमारी क्लाउड्स है। ये अपनी अर्थ है। ठीक है, चलो अभी क्या होता है, देखो जैसे बारिश वारिश का मौसम है ना, उस समय क्या हो रहा है, जैसे क्लाउड्स है अपने, उसमें लाइटनिंग होती है, कैसे होती है वही जानना है। देखो, ये जो अर्थ है ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद है। ठीक है, ये आपको पता है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब ये जो बादल है, इसमें क्या होता है, इसमें चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। और वो इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? पहली बात, चार्जेस तो होते ही हैं हर चीज में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर क्या होता है कि कुछ चार्जेस वो कैसे समझाऊं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से चार्जेस इकट्ठे हुए पड़े हैं। अब क्या होता है, इन चार्जेस का ना सेपरेशन हो जाता है। यानी कि चार्जेस का सेपरेशन कैसे हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर वाले बादलों पे चले जाते हैं, यानी कि अपर पोर्शन पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे वाले पोर्शन पे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ये है ना। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये सेपरेशन हो गया चार्जेस का। क्लाउड्स में ऑलरेडी चार्जेस थे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है, क्लाउड्स में भी चार्जेस थे। बट अभी क्या हुआ, इनका सेपरेशन हो गया, यानी कि पॉजिटिव जो है वो अपर क्लाउड्स पे चले गए, अपर पोर्शन पे चले गए क्लाउड्स के, ये कह लो, या फिर अपर क्लाउड्स में चले गए, ये कह लो। और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो नीचे वाले पोर्शन पे आ गए। अब क्या हुआ इनमें, अब इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि अर्थ के टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। ये पूरा नेगेटिव बना दिया मैंने, ठीक है, ये अर्थ के टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अर्थ के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो ऊपर जो अर्थ का सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ट्री हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, उन सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ क्लाउड्स के निचले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, और अट्रैक्ट तभी करेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जो नेगेटिव है अर्थ में वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा, जैसे वॉल की केस में हुआ था कि भाई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो अट्रैक्ट ही करने का वो है, रिपेल तो पीछे की तरफ चला जाएगा रिपेल करने वाले चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज ही अर्थ के ऊपर आएगा। अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अब क्या होता है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ऐसे अट्रैक्शन होता है। ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आते हैं और पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाते हैं, दिखता नहीं है सब होता हुआ, पर हो रहा होता है। तो अब जब ये आपस में ठुशु ठुशु होता है इनका, तो लाइटनिंग कॉज होती है। सिंपल सा, बस इतना सा ही प्रोसेस है इतना सा ही प्रोसेस है लाइटनिंग का। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए बस। अच्छा, एक और इसमें प्रोसेस है आपका, एक और इसको चीज ध्यान रखनी है कि एक टाइम होता है जब ये होता है, उससे पहले ये नहीं होता है। क्या होता है, बीच में आपकी एयर प्रेजेंट है, बीच में आपकी क्या प्रेजेंट है, एयर। तो एयर एक पुअर कंडक्टर है,
यानी कि पुअर कंडक्टर है, इसका मतलब वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगी, यानी कि जो भी नेगेटिव इधर है ना, अरे यार, जो भी नेगेटिव, अरे फिर से यही आ गया, जो भी नेगेटिव इधर है और जो भी पॉजिटिव इधर है, ये इनको आपस में फ्लो नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि एयर मौजूद है और एयर एक पुअर कंडक्टर है, वो अपने में से चार्जेस को इधर उधर नहीं होने देगी, अपने पास रख लेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि बिजली कड़के। पर एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं, और सेपरेशन हो जाता है, नेगेटिव नीचे आ जाते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, एयर कुछ नहीं कर पाती। सिंपल आपको ये याद रखना है, उस टाइम एयर कुछ नहीं कर पाती, उन चार्जेस इतने हो जाते हैं वो चार्जेस कि उसके बाद ये चार्जेस नीचे की तरफ और पॉजिटिव ऊपर की तरफ फ्लो करते ही करते हैं, और तब लाइटनिंग होती है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लाउड्स और अर्थ, ये क्लाउड्स और अर्थ के बीच में ही लाइटनिंग हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में भी लाइटनिंग होती है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है तो अब क्या है, इनमें भी तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे ये क्लाउड्स है, ये एक क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड है, ऊपर वाले पे, अपर पे पॉजिटिव है, नीचे वाले पे नेगेटिव है, ये भी तो अट्रैक्ट करेंगे आपस में, विद इन द क्लाउड भी तो हो रहा है ना, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, इसमें भी लाइटनिंग होती है। ऐसे ही वन क्लाउड एंड अनदर क्लाउड, दो क्लाउड्स के बीच में भी लाइटनिंग होती है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। ठीक है, और एक क्लाउड के अपने अंदर ही भी लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, पर ये डेंजरस नहीं होते। क्लाउड्स के अंदर ही जब लाइटनिंग हो रही है तो वो डेंजर नहीं है, पर जब वो अर्थ पे आ जाती है लाइटनिंग, वो डेंजर हो जाती है, क्योंकि अर्थ पे लोग रह रहे हैं ना। अभी सिंपल सी बात है, अर्थ पे कोई रह नहीं रहा होता, ऑब्जेक्ट होती खाली अर्थ एक, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम डेंजर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम रह रहे हैं भाई, हमें लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बस इस वजह से हम इसको डेंजरस बोलते हैं। कौन सी वाली को? ये वाली लाइटनिंग को, जो ग्राउंडिंग वाली होती है, जो अर्थ वाली लाइटनिंग होती है, उसको हम डेंजर कहते हैं। पर ये जो क्लाउड्स में ही हो रही है, इंट्रा क्लाउड एंड इंटर क्लाउड, जो इंट्रा मतलब एक ही अपने सेम क्लाउड के अंदर, और इंटर मतलब अलग अलग क्लाउड के अंदर, तो ये सारी चीजें जब हो रही होती है तो डेंजर नहीं है, पर जब अर्थ इन्वॉल्व है तो डेंजर है। ओके, अब लाइटनिंग हो रही है तो आपको सेफ्टी भी बरतनी पड़ेगी। देखो लाइटनिंग में क्या होता है, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उन पे ज्यादा खतरा होता है ना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, 15-15, 12-20 स्टोरीज के मकान होते हैं, है ना, 15-15 मंजिल जिसे कहते हैं, मंजिला मकान, वट। तो वो मकान कितने डेंजर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में, कि जैसे ये बिल्डिंग है, कोई आपकी साइड में बनी हुई है, ये बिल्डिंग है ना, साइड में बनी हुई है, तो इस बिल्डिंग के ऊपर हम एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं। वो मेटल का होता है ना, लाइटनिंग कंडक्टर लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर, और उस कंडक्टर को हम अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो जोड़ रहा है, ये जो चीज है, ये क्या है, ये एक मेटल स्ट्रिप है। क्या है ये? मेटल स्ट्रिप है। ठीक है, ये जो ऊपर है ये लाइटनिंग कंडक्टर है, ये जो है नीचे जो धसी पड़ी है, ग्राउंड में आ गई है, वो मेटल की रॉड है, और ये जो सीधी वाली लाइन है आपकी, ये मेटल स्ट्रिप है। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो ये पूरा कंडक्टर मेटल का बना हुआ है। अब इसको हमने क्या कर दिया, बिल्डिंग पर फिक्स कर दिया। अब जब भी लाइटनिंग होगी, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव का होगा अट्रैक्शन, तो जो भी चार्जेस होंगे क्लाउड में से, वो इस पर आकर के अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मेटल अपनी तरफ खींच लेता है चार्जेस को। तो जब चार्जेस इस पे आ जाएंगे, मेटल पर आ जाएंगे, तो कोई खतरा ही नहीं है, मेटल अपने अंदर चार्ज रखेगा ही नहीं, और हमने मेटल को ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, तो चार्जेस, सारे जो चार्जेस है वो ग्राउंड के अंदर चले जाएंगे, तो बिल्डिंग को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तो आप देखते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनमें लाइटनिंग कंडक्टर हमेशा लगा के रखते ही हैं लोग। ठीक है, खत्म बात। यहाँ पे ये इतना सा आपने इसको याद रखना है। फाइन, लाइटनिंग की सेफ्टी के लिए देखो, ओपन स्पेसेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बाहर तो मैदान में चले गए, लाइटनिंग हो रही है, अभी तुम्हारे सर पे ही पड़ेगी आगे। सेकेंड है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर, वाटर से कोई कॉन्टैक्ट मत रखो। थर्ड है, स्टे इनसाइड द बिल्डिंग विद क्लोज्ड विंडोज, भाई विंडोज खिड़कियों को बंद रखो,
और बिल्डिंग के अंदर ही रहो। अवॉइड शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज। अब बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके अंडर बिल्कुल भी मत रहो उस टाइम पर। ठीक है, टॉल ट्रीज, क्यों टॉल ट्रीज? वही टॉल ट्रीज ज्यादा दिखने में आ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल हाईलाइट हो गए हैं वो। तो टॉल ट्रीज, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो उसी में सारी क्या हो जाएगा, सारे चार्जेस वही उसी में स्पार्किंग हो जाएगी, तो आप ट्रीज में मत रहो। अवॉइड अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज में मत रहो, मतलब लोग सोचते हैं भाई बारिश हो रही है कि भाई इट्स अ गुड आइडिया टू कैरी अम्ब्रेला, है ना, और वो अम्ब्रेला लेकर चलते हैं, लाइटिंग हो रही होती है जब। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला में जो अपनी रॉड होती है वो मेटल की होती है, और सिंपल सी बात है, मेटल अपनी तरफ चार्जेस को ले लेगा, तो अगर उसी में खड़ा खड़ा हो गई तो गए तुम। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट से करेंगे। सडन वॉयलेंट नहीं है, वॉयलेंट है, ठीक है। सडन वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड में जब शेकिंग होती है, दैट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो हमारी लाइफ है, जो प्रॉपर्टी है, इन सब का जब डिस्ट्रक्शन होता है शेकिंग की वजह से, उस चीज को हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आया है। ये होता क्यों है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उससे पहले हमें अर्थ के बारे में जानना है, क्योंकि अर्थ में ही ये घटना हो रही है। ठीक है, अर्थ के अंदर की जो लेयर्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आई है, उस वजह से ये हो रहा है। तो अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले अर्थ की लेयर्स जानते हैं। कि देखो, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये मैंने एक ऐसे कट मार दिया है अर्थ में, ठीक है, ये एक पोर्शन निकाल लिया है मैंने अर्थ में से, उसके बाद आप देखेंगे इसमें। तो ये जो आउटर मोस्ट बिल्कुल ब्लू वाली जो लाइन है, इसको कहेंगे क्रस्ट, और ये थिन, बिल्कुल बिल्कुल पतली होती है, थिनेस्ट होती है सारी लेयर्स में से। ठीक है, तो थिनेस्ट लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है विद प्लेट्स, यानी कि इसमें प्लेट्स मौजूद होती हैं। थिनेस्ट होती है पर ये प्लेटों की बनी हुई होती है। उसके बाद आपकी आती है मेंटल, जो ये वाली लेयर है ना, जो ये वाली लेयर है, ये हो गई आपकी मेंटल लेयर हो गई। ये थिकेस्ट लेयर है, और ये किसकी है? ये आयरन और मैग्नीशियम की बनी हुई होती है, तो लिख लीजिए। उसके बाद आती है आपकी आउटर कोर। उसके बाद आती है आपकी आउटर कोर, जो ये वाली लाइन, ये वाला है ना, ये वाली चीज, ये आपकी है आउटर कोर। और आउटर कोर लिक्विड, लिक्विड उसमें आप कह सकते हो लिक्विड चीज है, और ये आयरन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आपकी है ग्रीन कलर वाली, जो कि हम कहते हैं इनर कोर। और इनर कोर सॉलिड है, काफी डेंस है, और इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर है। और आप इसके बारे में ये भी याद रखेंगे कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और ये आयरन और निकल की बनी हुई होती है। ठीक है, ओके। तो अब फटाफट से देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आ रहा है। सिंपल सी बात है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है, और क्रस्ट जो है वो थिन लेयर है और मेड अप ऑफ मेनी प्लेट्स, बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई होती है। और ये प्लेट्स हमेशा मूव कर रही होती हैं, ठीक है, हमेशा अपने एक सीक्वेंस में मूव कर रही होती है। ठीक है, उसकी देखते हैं कि मूव कैसे कर रही है, ये आपको बताना है। तो आप सिंपल सी ये 3 लाइनें याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी इनर कोर में जो भी हीट इतनी सारी है, मैंने बताया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो हीट निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जो हीट इनर कोर में है वो क्या होता है, वो हीट प्रोवाइड करता है। हीट प्रोवाइडेड बाय द इनर कोर एज इट हैज मोर टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू दिस हीट, अब इस हीट की वजह से जो बाकी की लेयर्स हैं, जो उसमें क्या होता है, वाटर करंट्स डेवलप हो जाते हैं। अब वो वाटर करंट्स मतलब क्या है, वाटर करंट्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो आउटर, बिल्कुल आउटर वाली लेयर है, इसमें जो प्लेट्स मौजूद हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट आता है उन वाटर करंट्स की वजह से। तो सिंपल सी बात है, वो इसीलिए मूव करती हैं। अब मूव करते करते इतनी प्लेट्स होती हैं, कभी कभी क्या होता है उनमें कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो आपस में भिड़ जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं। और जब वो कोलाइड करती हैं तो वो अर्थक्वेक लेकर के आती हैं। ठीक है, while moving there are chances that they may collide with each other that results in earthquake. अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब देखो प्लेट है, उस आपकी पूरी लेयर में प्लेट मौजूद है। अब क्या होता है, मान लो जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं, ये मूव कर रही हैं आपस में। कभी कभी क्या होता है, ऐसा कुछ आ जाता है कि ये जो प्लेट्स है ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, दूर जाने लगती हैं, और यहाँ पे बीच में वाटर बॉडीज आ जाती हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज का उसमें आ जाती हैं वाटर बॉडीज अंदर, और ये जो है एक दूसरे से दूर जाने लगती है। जब ये दूर जाने लगती हैं, वाटर बॉडीज अंदर आ गई, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज।
क्योंकि डाइवर्ज हो रही हैं ये, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एक है कन्वर्जेंट, यानी कि क्या हुआ, दो प्लेट्स हैं वो नजदीक आ रही हैं, यानी कि ये दो प्लेट्स हैं, ये ऐसे मूव करते करते आपस में भिड़ गई, सिंपल सी बात है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। एक होता है ट्रांसफॉर्म, कि भैया क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, एक ट्रांसफॉर्म है, ये चीज है और एक प्लेट ये है, तो ये आपस में से ऐसे रब कर जाएंगी, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब ये जब ऐसे ऐसे इनकी देख रहे हो आप कैसे कैसे ये आपस में टकराई या दूर गई, तो इसी वजह से क्या होता है, ये कोलाइड कर रही हैं और इसी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ये आप देख सकते हो, ये बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये दूर पे वाटर बॉडीज डेवलप हो गई, इसी तरह से ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये आपस में टकरा गई, ऐसी ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये आपस में ऐसे रब कर गई। तो बाउंड्रीज अगर आप देखो तो अर्थक्वेक में ज्यादा इफेक्टिव एरियाज जो है वो बाउंड्रीज वाले ही हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एरियाज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स आर दैट ऑफ द बाउंड्रीज, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो प्लेट्स बाउंड्रीज पे कैसे टकरा रही हैं, और जो एरियाज इन बाउंड्रीज पे एग्जिस्ट करते हैं वो उनमें ही अर्थक्वेक ज्यादा आता है। तो समझ में आ गई ना जी, जैसे ये अर्थ है, इसमें प्लेट्स बनी हुई हैं, ठीक है, प्लेट्स बनी हुई हैं, ये मूव कर रही हैं, कोई दूर जा रही हैं, अगर कोलाइड अर्थक्वेक आ रहा है, कोलाइड कर रही हैं, तो ऐसे जगह खचर खचर मच जाएगी, आपस में ऐसे टकरा जाएंगी, कुछ दूर भाग जाएंगी, तो वाटर बॉडीज बीच में आ जाएंगी, तो जो एरियाज बाउंड्रीज पर हैं, जो एरियाज बाउंड्रीज पर आ रहे हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, और जो उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाले हैं, ये जो एरियाज है बाउंड्रीज वाले वो इफेक्ट होंगे, यहाँ पे जो भी एरियाज आ रहे होंगे, है ना। तो यही चीज है। एरियाज देख लेते हैं आपकी क्या है, इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, सेंट्रल, ये सारे जो एरियाज हैं ये प्रोन है अर्थक्वेक को, मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकते हैं ज्यादा। अच्छा, ये मतलब वीक जोन्स हो गए, तो वीक जोन्स को हम फॉल्ट और सिज्मिक जोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, अब ये पता करना कि भैया अर्थक्वेक के अंदर कितनी पावर है, यानी कि कितनी पावर से आया, कहते हैं ना कि भाई मैग्नीट्यूड 3 के ऊपर रहा, कभी कभी हमें कम अर्थक्वेक, हमें पता ही नहीं चलता अर्थक्वेक आया है, कभी कभी इतना आ जाता है कि सारी प्रॉपर्टी सब डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका। तो ये एक तो भाई डिस्ट्रक्शन से पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो बहुत माइनर सा था, कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया तो बहुत मेजर था। अच्छा, ये पता कितना कैसे लगाते हैं कि कितना था, मैग्नीट्यूड क्या था अर्थक्वेक का, पावर कितनी थी, वो हम पता लगाते हैं किससे, रिक्टर स्केल से, किसे, रिक्टर स्केल से। तो रिक्टर स्केल से ही हम पता लगाते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना रहा अर्थक्वेक का, तो अगर वो 7 से ज्यादा है मैग्नीट्यूड तो डिस्ट्रक्टिव रहा, और अगर वो 3 से कम का रहा तो वो माइनर रहा, यानी कि कोई डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं हुआ, ठीक है, खत्म बात यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खत्म होने वाला है बस। ट्रेमर्स डीप इनसाइड द अर्थ प्रोड्यूस वेव्स कॉल्ड सीज्मिक वेव्स। अब जब ये ट्रेमर्स आते हैं, ये अर्थ के अंदर कुछ वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये जब ट्रेमर्स आते हैं तो ये अर्थ के अंदर कुछ वेव्स को प्रोड्यूस कर, जैसे ये आपकी अर्थ है, तो पूरे जब अर्थक्वेक आता है तो इसमें पूरे में वेव्स, पूरे अर्थ सरफेस पे वेव्स आ जाती हैं, वो वेव्स मूव करती रहती हैं, उन्हीं को सीज्मिक वेव्स कहते हैं। और इन वेव्स के इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स, इन वेव्स को रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सीज्मोग्राफ। आप याद रखेंगे, ये जो सीज्मोग्राफ है उसमें एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, कुछ सीज्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट है बड़ा सा, उसमें एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, ऐसे करके रॉड होती है, या फिर उसको पेंडुलम कह लो, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, ये हिलने लगती है, ठीक है, जितनी तेज ये हिल रही है मतलब उतनी तेज आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो जब ट्रेमर्स आते हैं, जब ऐसे शेकिंग वेकिंग होती है तो ये हिलने लगता है, ठीक है, बस। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए देख लेते हैं फटाफट से, ये क्या है, आपको एक क्लियर स्पॉट में रहना चाहिए, अंडर द टेबल रहना चाहिए, और टॉल बिल्डिंग्स या हैवी ऑब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल भी उसके पास ना रहे, शेल्फ्स को, अपनी अलमीरास को वॉल से ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए कि वॉल्स तक रहें, वॉल्स पर मतलब फिक्स्ड रहें, और बिल्डिंग्स को प्रॉपर वर्किंग, उनकी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आग भी लग सकती है जब अर्थक्वेक आती है ना। और ये सारी चीज़ें आप प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और आई होप आपको चैप्टर सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी। थैंक यू सो मच।